मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं करियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, पॉलिटी को हम लोग लक्ष्मीकांत से कवर अप करेंगे और इस पूरी सीरीज़ में जितना इम्पॉर्टेंट पोर्शन है जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, चाहे समीक्षा अधिकारी हो गया या फिर उत्तर प्रदेश पीसीएस, तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस वाली बुक को कवर अप करेंगे। ठीक है। सो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा। ये बेहतरीन सीरीज़ है। पॉलिटी का एक भी क्वेश्चन लक्ष्मीकांत से बाहर नहीं आता है। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मतलब आप पता चल जाएगा, और अगर ऑलरेडी पता है तो आप इसकी इंपॉर्टेंस समझ रहे हैं इस बुक की। सो आइए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर यहाँ पर है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में क्या कुछ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर कभी भी एग्जामिनेशन में आपसे ये कुछ नहीं पूछा जाएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने आई कि नहीं आई, क्योंकि ये बहुत ऑब्वियस से क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में नहीं आते हैं। तो जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि भारत में ब्रिटिश जो थे वो 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए थे। अब यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। या फिर ये भी क्वेश्चन आपको शायद ही देखने को मिले कि 1600 में महारानी एलिजाबेथ प्रथम, इनके चार्टर द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने के विस्तृत अधिकार प्राप्त थे। क्या कुछ आएगा वहीं से हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं, पहला जो एक्ट था वो है आपका कंपनी का शासन, जो कि 1773 से 1858 यानी कि 1857 में जो क्रांति हुई थी उसके बाद में कंपनी के हाथों से पूरा एडमिनिस्ट्रेशन ले लिया गया था। ब्रिटिश सरकार जो थी फिर उसको करना शुरू कर दी थी। चलो, अब यहाँ पर जो पहला एक्ट है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। एग्जामिनेशन में यहाँ से 2-4 पॉइंट हैं जो एग्जामिनेशन में ज़रूर आपसे पूछे जाएंगे। पहला यही कि ये जो एक्ट था, ठीक है, 1773 का, इसके द्वारा किया गया, क्या क्या प्रावधान इसके अंदर थे। तो सबसे पहला जो इसकी मुख्य विशेषता है वो आपको ये याद रखनी कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो पद नाम दिया गया किसको, जो बंगाल का गवर्नर था। सो बंगाल का गवर्नर अब सिर्फ गवर्नर नहीं कहलाया, उसका नाम बदल गया, क्या हो गया, गवर्नर जनरल। ठीक है, बंगाल का गवर्नर जनरल, ये चीज़ याद रखनी है। पहली इसके अंदर ये चीज़ थी। अब वो एडमिनिस्ट्रेशन करे उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यों की कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। सो ये नंबर यहाँ पर याद रखने हैं कि 4 सदस्यों की एक कार्यकारी परिषद का गठन किया गया जो उसको हेल्प करती थी, किसको, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था। और ऐसा जो पहला गवर्नर था वो कौन बना, आपका लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। इसकी सहायता के लिए 4 सदस्यों की एक कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। इस एक्ट के द्वारा मद्रास और बम्बई के जो गवर्नर थे वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। इससे पहले क्या था, मद्रास में अलग तरीके से रूल होता था, वहाँ का गवर्नर अपने हिसाब से रूल करता था। सिमिलरली बम्बई का गवर्नर अपने हिसाब से रूल करता था। बट जब ये एक्ट आया तो इसके थ्रू क्या करा गया कि बंगाल को ऊपर रखा गया और बंगाल के अंदर ये डाल दिए गए आपका बॉम्बे का जो वो था, बम्बई का, और मद्रास का गवर्नर था, ये इसको रिपोर्ट करना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अगला जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर वो ये है कि 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई और इसके जो मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम, ये कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। अच्छा, बता ही देता हूँ आपको, एलिजा इम्पे, ये मुख्य न्यायाधीश बनाए गए जो एक उच्चतम न्यायालय का गठन करा गया इस एक्ट के थ्रू। कहाँ पर इसको स्थापित किया गया, कलकत्ता में। ठीक है, और इसके अलावा 3 और दूसरे जजेस थे जिनको अपॉइंट किया गया। इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार और रिश्वत लेना जो था वो बैन कर दिया गया। सो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें, सो इस एक्ट के द्वारा भारत में जो राजस्व, नागरिक और सैन्य मामले थे उसकी जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। मतलब अभी तक कंपनी को ये ज़रूरी नहीं था कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को बताए यहाँ के बारे में कि कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है नागरिकों के साथ में, और जो सैन्य मामले हैं उसमें क्या कुछ हो रहा है। पहले इस एक्ट से पहले तक ऐसा नहीं था कि कंपनी को रिपोर्ट करना हो, बट इस एक्ट के थ्रू ये चीज़ कर दी गई कि भाई आपको रिपोर्ट करना होगा। और इसके द्वारा ब्रिटिश सरकार को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से ये कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। यानी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी की जो गवर्निंग बॉडी थी, एक गवर्निंग बॉडी बनाई गई और वो जो थी वो कंपनी को पूरा देखती थी, मतलब कंपनी का नियंत्रण जो था वो सशक्त हुआ। इसके बाद आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट जो एक्ट है जो है आपका 1781 का संशोधन अधिनियम, यानी कि अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1781। जो कुछ भी खामियां रह गई, जो कुछ भी कमियां रह गई रेगुलेटिंग एक्ट की, उनको सही करने के लिए इस एक्ट को लाया गया और इसी को बंदोबस्त एक्ट यानी कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट इसके नाम से भी जाना जाता है। बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1781 इसका एक और नाम क्या है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस एक्ट में एक बात कही गई कि गवर्नर जनरल, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था और उसकी जो काउंसिल थी, जो अभी हमने ऊपर देखा, जो कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू जिसको गठित किया गया था, उसको सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बरी अथवा मुक्त कर दिया गया। यानी कि वो कुछ भी एक्ट करें वो जवाबदेह नहीं थे। उच्चतम न्यायालय जिसको गठित करा गया कोलकाता में, किसके द्वारा, 1773 का जो आपका रेगुलेटिंग एक्ट था। सो अब यहाँ पर ये जो 1781 का जो एक्ट आया, इसके थ्रू यहाँ पर क्या करा गया कि वो गवर्नर जनरल और उसकी जो काउंसिल थी उनको मुक्त कर दिया गया। वो सर्वोच्च न्यायालय के या फिर उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाहर थी। उनके ऐसे कार्य जो उन्हें पदधारण के अधिकार से किए हों, उन सब के लिए वो जवाबदेह नहीं थे। उसी तरीके से कंपनी के जो सेवक थे उनको भी उनके कार्य करने के दौरान की गई कार्यवाहियों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया गया। यानी कि यहाँ पर सीधे सीधे जो उच्चतम न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय का गठन करा गया, उसके क्षेत्राधिकार को यहाँ पर सीमित किया गया। नेक्स्ट इसके अंदर पॉइंट क्या है कि इस कानून में राजस्व संबंधी मामलों और राजस्व वसूली से जुड़े मामलों को भी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया। सो एक्ट ऑफ सेटलमेंट या फिर हम कहें तो 1781 का जो ये एक्ट था, इसमें कमज़ोर किया गया किसको, सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्चतम न्यायालय जिसको गठित करा गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू। इस कानून द्वारा कलकत्ता के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत किया गया। जबकि अभी हमने देखा कि बंगाल का जो गवर्नर था, इसके अलावा जो उसकी काउंसिल थी और कंपनी के अंडर जो लोग काम कर रहे थे उनको बाहर किया गया, लेकिन जो कलकत्ता में लोग रह रहे थे, जो निवासी थे वहाँ के, उनको सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंदर लाया गया। इसमें यह भी व्यवस्था बनाई गई कि न्यायालय हिंदुओं के निजी कानूनों के हिसाब से हिंदुओं तो और जो मुसलमान थे उनके निजी कानूनों के हिसाब से मुसलमानों के जो मसले थे, जो केसेस थे, जो वाद थे, उनको तय कर सके। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। मतलब जो नागरिक थे उनके ऊपर शिकंजा कसा जा रहा था और जो कंपनी के कर्मचारी थे, कंपनी के जितने भी एम्प्लॉय थे, उनको उसके क्षेत्राधिकार से बाहर किया गया। नेक्स्ट क्या बात है कि इस कानून द्वारा यह व्यवस्था भी की गई कि प्रांतीय न्यायालयों की अपील गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहाँ दायर हो, ना कि सर्वोच्च न्यायालय के। ठीक है, सो जो प्रांतीय न्यायालय की अपील थी वो कहाँ पर जाएगी, गवर्नर जनरल इन काउंसिल। यानी कि जो गवर्नर जनरल, अभी हमने देखा बंगाल का जो गवर्नर जनरल अपॉइंट किया गया, उसकी 4 सदस्यों की जो काउंसिल थी, उसके पास मसले जाएंगे किसके, जो प्रोविंसेस में न्यायालय थी, ना कि उच्चतम न्यायालय में। मतलब उसका जो कंपनी का जो गवर्नर जनरल था बंगाल का और जो उसकी काउंसिल थी, उसको और सशक्त किया गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या कि इस कानून में गवर्नर जनरल इन काउंसिल को प्रांतीय न्यायालयों और काउंसिलों, जो प्रोविंशियल कोर्ट्स और जो काउंसिल्स थीं, उसके लिए नियम विनियमन बनाने के लिए अधिकृत किया गया। यानी कि इस वाले एक्ट में, जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 का था, तो इससे सीधे सीधे एक बात क्लियर होती है कि यहाँ पर नागरिकों के अधिकारों को सीमित किया गया, उनके ऊपर ज़्यादा शिकंजा कसा गया कोर्ट का। और जो कंपनी के जो डायरेक्टर थे या फिर हम कहें तो कंपनी का जो गवर्नर जनरल था और जो वहाँ पर उसकी काउंसिल थी, ठीक है, उस काउंसिल को धीरे धीरे कम करा गया। मतलब उसके ऊपर जो उच्चतम न्यायालय का शिकंजा था उसको ढीला किया गया और उनको और ज़्यादा अधिकार दिए गए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तीसरा एक्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। जितनी भी खामियां रेगुलेटिंग एक्ट में थी, उन खामियों को दूर करने के लिए एक अधिनियम आया 1781 में, जिसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से हम जानते हैं। उसके बाद एक और एक्ट आया जो कि 1784 में आया। अब इसमें 2 इसकी विशेषताएं हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। पहला ये कि इसमें कंपनी के जो राजनीतिक और जो वाणिज्यिक कार्य थे, इनको अलग अलग कर दिया गया। ठीक है, यानी कि पॉलिटिकल मसले और जो कमर्शियल मसले थे, दोनों को यहाँ पर अलग किया गया। और इस एक्ट के थ्रू
निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों यानी कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे उनको व्यापारिक मामले यानी बिजनेस से रिलेटेड उसके अधीक्षण की अनुमति दी गई, यानी कि वो सिर्फ उसको सुपरवाइज कर सकें। लेकिन जो पॉलिटिकल मसले थे उसके प्रबंधन के लिए एक अलग बोर्ड बनाया गया जिसको नियंत्रण बोर्ड या फिर बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से हम जानते हैं। सो अगर आपसे एग्जामिनेशन में पूछे कि किस एक्ट के थ्रू बोर्ड ऑफ कंट्रोल इसका गठन किया गया, तो याद रखिएगा 1784 का ये एक्ट है। और इस प्रकार अगर हम देखें तो द्वैध शासन यानी कि डायरकी इसको स्टार्ट किया गया। सो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से एक्ट के थ्रू डायरकी स्टार्ट हुई। ऑप्शन में आपको अगर 1784 का एक्ट दिखेगा, आप इसी को यहाँ पर सही लगाएंगे आंसर में, ठीक है। इसके बाद नियंत्रण बोर्ड या फिर बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसको एक शक्ति और भी दी गई कि वह ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी नागरिक, सैन्य मामले और राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण और नियंत्रण भी वो करे। सो इस तरीके से अगर हम देखें तो ये जो अधिनियम है ये दो कारणों से महत्वपूर्ण था। पहला ये कि भारत में कंपनी के अधीन जो क्षेत्र था उसको पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। दूसरा, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और उसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। सो यहीं पर आज के इस वाले वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, डेली बेसिस पर आपको इसके वीडियोज़ मिलते रहेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।